हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। 11वीं कक्षा में पहुंचने पर आपको शुभकामनाएं। इस संकट में कोरोना काल में आपकी जो स्टडी है वो इसी चैनल के माध्यम से जारी रखी जाएगी। अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं, यह एक रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। रोजगार के बहुत से अवसर इसमें आपको सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मिलेंगे। इसमें आगे पढ़ाई के भी बहुत से अवसर आपको मिलेंगे। तो आपको मैं आपकी भाषा में इसको सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर भी आपके अगर कोई सुझाव या शिकायतें हैं तो वो अपेक्षित हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम अपने तीसरे अध्याय का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें हम प्रतिदर्श, क्योंकि पिछले में हमने जनगणना विधि और जनगणना तथा प्रतिदर्श विधि में अंतर ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हम प्रतिदर्श विधि भी हम उसका अर्थ कर चुके हैं, लेकिन जो प्रतिदर्श विधि की जो विभिन्न तकनीकें हैं, विधियां हैं, तरीके हैं, वो आज हम यहाँ पर करेंगे। तो जनगणना क्या होती है? जब पूरी जनसंख्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, यानी कि पूरे समग्र का मतलब पूरा होता है, कंप्लीट उसके जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे तो उसको हम कहते हैं जनगणना विधि। ठीक है, और सेंसस मेथड भी उसको बोला जाता है। और जब उसमें से कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रतिदर्श, यानी कि प्रतिदर्श उसका प्रतिनिधित्व करने वाली, समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों को हम चुन लेते हैं। तो इसमें कुछ विधियां हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं: यादृच्छिक, सविचार, सत्रित प्रतिदर्श, व्यवस्थित, कोटा और सुविधा अनुसार। ये 6 प्रकार की तरीके हैं जिससे कि हम वो चुनाव कर सकते हैं कि कौन सी इकाइयां हमें समग्र में से, जनसंख्या में से, पूर्ण उसमें से इकाइयों में से छांटनी है। तो वो कौन कौन सा है? वो 6 तरीके हैं। तो पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है यादृच्छिक प्रतिदर्श, इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। तो यादृच्छिक प्रतिदर्श वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। कोई भी इकाई चुनी जा सकती है। इस विधि में प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की संभावना क्या होती है? एक समान होती है, क्योंकि इकाइयों का जो चुनाव है वो आकस्मिक ढंग से किया जाता है। इसमें अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो तरीका अपनाया जाता है वो होता है लॉटरी विधि। तो लॉटरी विधि क्या है? लॉटरी विधि, इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियां बना ली जाती हैं। एक निष्पक्ष व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता स्वयं आंखें बंद करके उतनी पर्चियां उठा लेता है जितनी इकाइयों का प्रतिदर्श हमें बनाना है, सैंपल बनाना है। जैसे आपने देखा होगा कई बार, ठीक है ना, सभी के नाम की पर्चियां एक उसमें बॉक्स में डाल दे, किसी बच्चे को बुला के या किसी निष्पक्ष व्यक्ति को बुला के भाई इसमें से 10 पर्चियां मान ली निकालनी है, 20 निकालनी है, जितना भी हमें प्रतिदर्श हमें अपना बनाना है सैंपल, तो उसे हम छंटवा लेते हैं। तो अब देखो, इसमें कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है ना, क्योंकि सभी इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर हैं। जैसे प्लाट्स निकलते हैं हुड्डा के, तो वो ऐसे ही निकलते हैं। प्लाट्स में सभी व्यक्तियों के नाम की पर्चियां डाल दी जाती हैं और कुछ पर्चियां, जितने भी प्लाट्स हैं उतनी पर्चियां निकलवा ली जाती हैं। तो जिसकी नाम की पर्ची आती है, ठीक है, वही उस व्यक्ति को वो प्लाट मिल जाता है। तो इसमें सबसे आसान है, गड़बड़ी होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, और इसके ऊपर लोगों का विश्वास भी ज़्यादा है। वो ये मान लेते हैं कि हाँ भाई, ये जो फैसला हुआ है वो सही हुआ है। अब इसके गुण क्या क्या हैं? इस विधि में पक्षपात की संभावना बहुत कम है। पता है भाई, पर्चियां निकली हैं, कोई धोखा नहीं किया होगा। समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर है। ठीक है ना, किसी का कम ज़्यादा नहीं है, किसी का भी नंबर पड़ सकता है, वो उसका भाग्य है। प्रतिदर्शों की शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अब वो शुद्ध है या नहीं है उसके बारे में वे अनुमान लगाया जा सकता है। एक दूसरी, हम सैंपल बना के देख लेंगे, कितना टाइम लगेगा, दोबारा फिर मान लो उन पर्चियों को डाल के, ठीक है, किसी और से करवा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वही पर्चियां निकलेंगी, लेकिन कोई और पर्चियां निकलेंगी तो वो भी उसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते मिलेंगे। मान लो जैसे दूध है, दूध में से पहली बार सैंपल हमने लिया और जो दूधिया है वो बोला नहीं ये सैंपल ठीक नहीं है, तो हम दूसरा सैंपल ले लेंगे, किसी और से बनवा लेंगे सैंपल, तब भी
दूध की तो वही विशेषताएं आनी है, ठीक है ना, उसमें पानी है या कुछ और मिलाया हुआ है वो निकल के आएगा। तो दूसरा सैंपल बुला लेंगे तो प्रतिदर्श की शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है। और यह एक सरल विधि है, इसमें अनुसंधानकर्ता के समय और मेहनत की बचत होती है। अब गुण क्या है? यदि प्रतिदर्श का आकार छोटा है तो इस विधि द्वारा सांख्यिकी समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता, यानी कि हमें सैंपल लेना है, वो छोटा लेना है, तो उस सैंपल में सभी विशेषताएं शामिल नहीं हो पाएंगी। मान लो हमें एक स्कूल में से कुछ बच्चों को चुनना है, तो हमने जो बच्चे चुन लिए, हम चाहते हैं कि उसमें अलग अलग जातियों के बच्चे शामिल हों। हमने 5 बच्चे चुन लिए, वो पांचों के पांचों एक ही जाति के निकल आए। अब जो दूसरी जातियां हैं उनके बच्चे तो उसमें शामिल ही नहीं हो पाए। तो इसका मतलब क्या है, जो छोटा आकार होगा, बड़े आकार में तो संभावना होगी कि सभी जातियों के लोग जो विद्यार्थी हैं वो उसमें शामिल हो जाएं, लेकिन कम संख्या में संभावना यही रहेगी कि क्या पता सभी जो जातियां हैं उनके बच्चे शामिल ना हो पाएं। तो इसलिए उस स्थिति में लॉटरी विधि उपयुक्त नहीं होती। क्या पता, मान लो जैसे साइकिल है, भाई साइकिल देना है बच्चों को, लेकिन वो साइकिल देने के लिए हमने पर्ची विधि का प्रयोग कर लिया, लॉटरी विधि का, तो क्या होगा, वो बच्चे तो रह ही जाएंगे जिनको ज़रूरत है। क्या पता जिसके पास पहले ही है उसका ही नंबर आ जाए। तो उस स्थिति में ये उपयुक्त नहीं होता। दूसरा, यदि सांख्यिकीय समूह में कुछ इकाइयाँ चुननी इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका प्रतिदर्श में शामिल होना आवश्यक है, तो यह विधि उपयुक्त नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ बच्चों को जिनके पास साइकिल नहीं है उनको साइकिल मिलनी चाहिए, तो उनका शामिल होना जरूरी है, लेकिन अगर उन्हीं का नंबर उसमें नहीं आया तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 2 इसके अवगुण हैं। उसके बाद है दूसरा, सुविचार। ठीक है, तो ये क्या है, प्रपोजिव और डेलिब्रेटिव। सुविचार प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयाँ चुन लेता है जो उसकी राय में उस समग्र का प्रतिनिधित्व करती हो। तो इस विधि में अनुसंधानकर्ता के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि वो उतनी महत्वपूर्ण इकाइयों को अपनी प्रतिदर्श में शामिल करना चाहता है। तो वो अपने विचार से उसको कर रहा है, उसको पता है कि जो मैं अनुसंधान कर रहा हूँ, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसमें मेरे लिए कौन सी इकाइयाँ महत्वपूर्ण हैं और वो उनको शामिल करना चाहता है, तो वो अपने विचार से उनको शामिल कर लेता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करना है एक अनुसंधानकर्ता को, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी उसमें शामिल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये सबसे पहले लगी थी। भारत की जो भारतीय टाटा जो आयरन स्टील कंपनी है वो यही है, भारतीय, एक भारतीय के द्वारा ये लगाई गई थी। तो अगर यही शामिल नहीं की गई तो फिर उस जो स्टील कंपनी है, स्टील उद्योग है, लोहा और इस्पात उद्योग है, उसका सही हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिदर्श की यह विधि पक्षपातपूर्ण हो सकती है, इसलिए इसमें शुद्धता की संभावना कम रहती है। अब उसका अगर विचार ठीक होगा, सोच अगर उसकी ठीक होगी तो वो ठीक प्रतिदर्श बना लेगा। अगर उसकी सोच ठीक नहीं होगी, वो किसी अपने हितों को साधना चाहता है, तो उस स्थिति में वो गलत प्रतिदर्श को भी बना सकता है। गुण क्या है? कम खर्चीली है, अपने विचार से बनाना है, ना कुछ समय लगना, ना मेहनत लगनी ज़्यादा, सरल विधि है। और क्योंकि सरल क्यों है, जो उसको ठीक लगा वो शामिल कर लिया। यह विधि ऐसे क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है जिसमें लगभग एक सी इकाइयाँ हो, या जहाँ को जो कुछ इकाइयाँ हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो शामिल होनी चाहिए, जैसे इस उदाहरण में टाटा स्टील। अवगुण क्या है? पक्षपात की संभावना रहेगी। पक्षपात की संभावना के फलस्वरूप यह विधि संदेहपूर्ण हो जाती है। उसके बाद तीसरा है सत्रित या मिश्रित प्रतिदर्श। तो यह विधि तब अपनाई जाती है जब समग्र की इकाइयाँ एक समान न होकर उनमें विभिन्न विशेषताएं होती हैं। सत्रित प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत समग्र की इकाइयों को उनके विशेषताओं के अनुसार विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है। प्रत्येक भाग से यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि के द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव होता है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में आपकी क्लास में आ गया और वो अपनी किसी स्टडी के लिए आपकी क्लास में से एक सैंपल बनाना चाहता है,
और आपकी क्लास में से वो कुछ बच्चों को छांट लें और वो सैंपल बना लें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ समस्या क्या आ सकती है, भाई आपकी क्लास में तो कुछ जनरल भी होंगे, कुछ ओबीसी भी होंगे, एससी भी होंगे। तो अगर वो सैंपल बनाए और उसमें सिर्फ कुछ ही कैटेगरी के या एक ही कैटेगरी के सारे बच्चे चले जाएं, जैसे जनरल कैटेगरी के चले गए, ओबीसी के चले गए, एससी के चले गए, सारे के सारे, या किसी एक के ज़्यादा दूसरी के कम, तो उसका सैंपल जो रिफ्लेक्ट करेगा वो आपकी क्लास की वास्तविकता को नहीं दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या तरीका ठीक है कि बच्चों को 3 भागों में बांट लो, ओबीसी, एससी और जनरल कैटेगरी। आप उनमें से या तो अनुपात के हिसाब से बच्चों को ले लो या गैर अनुपात के हिसाब से बच्चों को ले लो। और किस विधि से लेंगे, यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि से, कि लॉटरी विधि से अलग अलग उसमें डाल के तुम्हारी पर्चियाँ, और यादृच्छिक प्रतिदर्श लॉटरी विधि से आपका सैंपल वो बना लेगा। तो इसके द्वारा क्या हुआ, सभी वर्गों के जो विद्यार्थी हैं उनका प्रतिनिधित्व हो गया सैंपल में, और कोई पक्षपात की संभावना भी नहीं रही, क्योंकि उसने सभी वर्गों के अलग अलग पर्चियां बनाकर अलग अलग बॉक्स में डाल दी और उसमें से लॉटरी विधि से उसने निकाल लिया। तो इसके गुण क्या हैं, इस विधि में इकाइयों के अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना होती है। हमें इस बात की तसल्ली है कि सभी जातियों की या सभी विशेषताओं की इकाइयां सैंपल में, सर्वे में हमारी शामिल हुई हैं। इस विधि में विभिन्न स्तर के तत्वों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। तीसरा, यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि की तरह यह विधि विश्व स्तरीय और अर्थपूर्ण परिणाम देती है। अब गुण क्या है, इस विधि का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह तभी अपनाई जा सकती है जब समग्र और उसके विभिन्न भागों की जानकारी हो। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कौन किस कैटेगरी का है, उसकी विशेषता क्या है। अगर हमें पता ही नहीं तो हम उनको अलग अलग भागों में बांटेंगे कैसे, तो वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा, यदि समग्र को विभिन्न भागों में उचित प्रकार से नहीं बांटा गया तो भी पक्षपात की संभावना होती है। अब कोई एससी वाला या ओबीसी वाला एससी में चला गया तो पक्षपात की संभावना होगी ना, या किसी दूसरी कैटेगरी में आ गया जिसमें कि कोटा ज़्यादा है तब भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो अलग अलग बांटना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं बांटा जा सकता तो फिर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि तीसरा, जनसंख्या का आकार बहुत छोटा है और उसे और छोटे छोटे भागों में बांटना कठिन है, तब भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब जहाँ जनसंख्या ही छोटी सी है, इकाइयाँ ही बहुत थोड़ी हैं, तो वहाँ पर उनका इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चौथी विधि, व्यवस्थित प्रतिदर्श, सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि में समग्र की इकाइयों को समग्र लिख लेना यहाँ पे, समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, भौगोलिक अथवा वर्णात्मक अल्फाबेटिकली आधार पर क्रमबद्ध कर लिया जाता है। मतलब कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है उनको क्रमबद्ध करने के लिए, क्रम में लगाने के लिए। इनमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई का चुनाव करके यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए 100 में से 10 चुनने हैं तो संख्यात्मक आधार पर क्रमबद्ध कर लिया, तो प्रत्येक 10वें विद्यार्थी को प्रतिदर्श में शामिल किया जाएगा। पहली इकाई यदि हमने यादृच्छिक प्रतिदर्श से पहली इकाई हमने 5वीं चुन ली तो बाकी कौन सी होंगी 10-10 के बाद 15वीं, 25वीं, 35वीं, 45वीं, 55वीं, 65वीं, 76वीं, 85वीं और 95वीं। तो ये सारे 10-10 के बाद हैं। अगर एक चुन लेते तो 1, फिर 11, फिर 21, फिर 31, ऐसे करते करते 91वीं तक। ठीक है, अगर 2 चुन लेते तो 2 के बाद 12, 12 के बाद 22, 22 के बाद 32, 32 के बाद 42, 52, 62, ऐसे करते करते 92 तक। तो ये तरीका होता है कि पहली इकाई का चुनाव करके यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाता है कि पहली इकाई चुननी है, उसके बाद अगली जो इकाइयाँ हैं वो अपने आप चुन ली जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कितने में से कितनी इकाइयाँ चुननी है। तो जैसे यहाँ पर 10वीं इकाई आई तो पहली इकाई चुनते ही अगली 10वीं इकाई हमें पता चल जाएगी। गुण क्या है,
यह एक सरल प्रणाली है, इसके द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त करने आसान है। इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना कम होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पहली इकाई हमें चुननी है उसमें भी गड़बड़ की जा सकती है, तो उससे आने वाली जो इकाइयाँ हैं वो अपने आप फिक्स हो जाती हैं। तो पहली उसमें इकाई में ही गड़बड़ी करके उनको परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। अवगुण क्या है? इस विधि में प्रत्येक इकाई के चुनने के समान अवसर नहीं होते, क्योंकि पहली इकाई का चुनाव यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर किया जाता है। तो पहली इकाई तो चुन ली, सिर्फ पहली तो चुनेंगे, अगली तो अपने आप फिक्स हो जाती है। तो इसलिए सभी इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर नहीं है। अब जब पहली चुन ली तो उसके बाद 11वीं आएगी, उसके बाद 21वीं आएगी, तो बेचारी वो बीच वालियों के तो चुने जाने के समान अवसर खत्म हो गए। दूसरा, यदि सभी इकाइयों की विशेषताएं समान हैं तो निष्कर्ष प्राप्त नहीं होंगे। अगर सारी एक ही जैसी इकाइयाँ हमें मिल गई, पहली भी ऐसी है, 11वीं भी ऐसी है, 21वीं भी ऐसी है, 31वीं भी ऐसी है, तो सभी समान इकाइयाँ मिल गई और जो अलग विशेषताएं थी वो छूट गई। ठीक है, जैसे आपके क्लास में मान लो हमने पहला बच्चा चुन लिया और उसके बाद ये कह दिया भाई 5 छोड़ के अगला बच्चा खड़ा हो जाए, तो जो बीच वाले 5 बच्चे हैं वो तो छूट गए, वो तो शामिल ही नहीं हो पाए प्रतिदर्श में, तो इसलिए समान अवसर नहीं मिले। छठा, 5वीं जो आपकी विधि है वो है कोटा या अभियंस, कोटा सैंपलिंग। तो प्रतिदर्श की अभियंस विधि में जनसंख्या की इकाइयों को विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट लिया जाता है। इन विभिन्न भागों का कुल जनसंख्या में अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है। इसके गणकों को यह बता दिया जाता है कि किस भाग में से कितनी इकाइयाँ चुननी है, यानी कि इस प्रकार में इकाइयों में कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। तो कोटा सुनिश्चित करने के बाद गणक को यह अधिकार होता है कि प्रत्येक भाग में से निर्धारित कोटे के बराबर इकाइयों का चुनाव स्वयं करें। अब पिछले वाली में क्या था, जो सत्रित जो विधि थी वहाँ पर भी अलग अलग उसमें भागों में बांटा जा रहा था, लेकिन वहाँ पर जो इकाइयों का चुनाव किया जा रहा था वो यादृच्छिक प्रतिदर्श से किया जा रहा था सत्रित में। ठीक है ना, पहले हमने उनको इकाइयों में बांट दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया, समूहों में बांट दिया, और उन समूहों में से यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर इकाइयों को चुना गया। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कोटा सैंपलिंग में, यहाँ पर आप उसको जो अनुसंधान करता है, ठीक है, उसको ये अधिकार दे रहे हो, गणक को ये अधिकार दे रहे हो कि वो अपनी मर्जी से इकाइयों को छांट ले, यानी कि इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर यहाँ पर प्राप्त नहीं है। तो ये फर्क है सत्रित में और कोटा में। वहाँ पर तो जो मैंने आपको बताया था भाई, जो जॉब्स में मान लो वो दे दिया, आपको कोटा दे दिया, तो वहाँ पर जो चुनाव किया जा रहा है वो यादृच्छिक से किया जा रहा है, कंपटीशन से किया जा रहा है। यहाँ पर जो चुनाव किया जा रहा है वो मर्जी से किया जा रहा है। तो यह विधि कम खर्चीली है, परंतु इसमें पक्षपात की संभावना अधिक होती है तथा निष्कर्ष की विश्वसनीयता की जांच भी की संभावना भी कम होती है। फिर है छठा, सुविधानुसार प्रतिदर्श, कन्वीनियंस सैंपलिंग। इस विधि में अनुसंधानकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका सुविधाजनक मालूम पड़ता है उसी के अनुसार वो प्रतिदर्श का चुनाव कर सकता है। ठीक है, तो बड़ी आसान सी है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अपनी मर्जी से तो वो कैसे ही चुनाव कर लेगा, किन्हीं इकाइयों का चुनाव कर लेगा। फिर है अगला जो प्रश्न है हमारा कि प्रतिदर्श सांख्यिकी की विश्वसनीयता या एक अच्छे प्रतिदर्श के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं कि जो हमने सैंपल बनाया, प्रतिदर्श बनाया, वो अच्छा है या नहीं, वो किस आधार पर हम निर्धारित करेंगे। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। प्रतिदर्श का आकार, प्रतिदर्श का आकार ना तो बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो उसमें सभी विशेषताएं शामिल नहीं हो पाएंगे, और अगर बड़ा होगा फिर सैंपल का जो लाभ होता है या जो एक अर्थ होता है वही समाप्त हो जाएगा, फिर तो हम जनगणना विधि से कर लेंगे। ठीक है ना। दूसरा, तो प्रतिदर्श की जो विधि है, यदि प्रतिदर्श की विधि सरल तथा व्यापक नहीं होगी तो जो हमारा सैंपल बनेगा वो उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यानी कि उसकी विशेषताओं का वो दर्पण नहीं होगा।
और इसलिए उससे सही निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। तीसरा, सूचकों तथा प्रगणकों में पक्षपात की भावना। जो प्रतिदर्श बना रहे हैं या जो सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो उनके बीच में पक्षपात की कोई भावना होगी तो वो सही आंकड़े इकट्ठे नहीं करेंगे, वो सही जो प्रतिदर्श है वो नहीं बना पाएंगे। उसके बाद चौथा है प्रगणकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स, कि जो लोग आंकड़े इकट्ठे करने जा रहे हैं उनको प्रशिक्षित किया गया है या नहीं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो प्रतिदर्श में उसमें क्या होगा, विश्वसनीयता का अभाव होगा, ठीक है। यानी कि जो आपके सैंपल बना रहे हैं उनको प्रशिक्षण देना भी जरूरी है, जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। स्वतंत्र, समग्र की सभी इकाइयाँ स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि वो इकाइयों का जो चुनाव है वो एक दूसरे के निर्भर करता हो। यानी कि जैसे मान लो क्लास में हमें एक सैंपल बनाना है और उसमें हमने एक रोल नंबर लिया और 2 रोल नंबर ये कहे जी अगर ये जाएगा तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। यानी कि उसमें एक रोल नंबर के साथ 2 रोल नंबर वैसे ही चुन लिया गया, तो यानी कि वो स्वतंत्र नहीं है, वो निर्भर कर रही है कि अगर पहले रोल नंबर का चुनाव होगा तो दूसरा उसके साथ ही चुना जाएगा, तो ऐसा सैंपल ठीक नहीं होता। सजातीयता, कि यदि किसी सांख्यिकीय समूह में 2 या 2 से अधिक सैंपल छांट लिए जाएं तो उनमें समानता होनी चाहिए, यानी कि उनकी विशेषताएं एक जैसी होनी चाहिए। दूध में से मान लो हम सैंपल छांटते हैं तो पहला सैंपल छांट लिया चाहे दूसरा छांट लिया, वो दोनों समान मिलेंगे, उनमें विशेषताएं समान मिलेंगे। ऐसे ही ब्लड का सैंपल अगर हम बनाते हैं तो एक बार हमने ब्लड लिया तब भी वही विशेषता मिलेगी, दूसरा बार अगर हम दूसरी बार ब्लड लेते हैं तब भी वही उसमें विशेषता मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सांख्यिकीय त्रुटियों का वर्णन करें, या प्रतिदर्श त्रुटियां और अप्रतिदर्श त्रुटियों का वर्णन करें। तो सांख्यिकीय त्रुटियों को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रतिदर्श और अप्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मतलब क्या है कि जो हमने प्रतिदर्श बनाया है, जो सैंपल बनाया है वही बनाने में गड़बड़ कर दी, अलग अलग विशेषताओं वाले थे। उदाहरण के लिए अलग अलग विशेषताओं वाली हमारी जनसंख्या थी और हमने उसमें से लॉटरी विधि से सैंपल बना दिया, तो हमारा प्रतिदर्श ही गलत बन जाएगा। उसमें क्या पता सारी की सारी एक ही विशेषताएं वाली इकाइयां चुन ली जाए, तो जब हमारा प्रतिदर्श ही गलत बन गया तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेंगे, गलत। तो इन त्रुटियों का संबंध अध्ययन के लिए चुने गए प्रतिदर्श की संख्या तथा प्रकृति से है। कभी कभी प्रतिदर्श अनुमान तथा जो हमने प्रतिदर्श से अनुमान लगाए हैं तथा वास्तविक अनुमान में अंतर होता है, क्योंकि प्रतिदर्श के लिए बहुत छोटा समूह चुना जाता है अथवा प्रतिदर्श अप्रतिनिधित्व होता है। तो इन सभी कारणों से प्रतिदर्श त्रुटियां कहते हैं। और अप्रतिदर्श त्रुटियां क्या होंगी? अप्रतिदर्श त्रुटियां क्या हैं कि हमने प्रतिदर्श तो ठीक बना लिया, लेकिन जो उसके आगे की कार्रवाई की गई, आंकड़े इकट्ठे किए गए, उनको प्रोसेस किया गया, उसमें गड़बड़ी होगी। तो इन त्रुटियों के ऐसी त्रुटियां जो संग्रहण के दौरान यानी कि आंकड़ों के संकलन के दौरान की जाती हैं। पहली है मापन संबंधी। इन त्रुटियों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग मापकों का प्रयोग किया गया। और मान लो मापन का मतलब क्या है, माप या अलग अलग मापकों का, कभी मीटर का कर लिया, कभी सेंटीमीटर का कर लिया, कभी जैसे किलोमीटर का कर लिया, ठीक है। तो अलग अलग मापों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे आंकड़े में भिन्नता आ ही जाएगी। गणनाकार का आंकड़ों को विभिन्न तरह से पूर्णांकित करने की वजह से, अब कोई 7 पॉइंट मान लो 5 है, इसको 8 मान सकता है, कोई 7.5 को 7 ही मान ले, ठीक है। तो ये भी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। उसके बाद अनुत्तर संबंधी, कोई जो उत्तरदाता है वो उत्तर देने से मना कर दे, ठीक है, तो वो भी, यानी कि सभी जो हमने प्रतिदर्श बनाया था, सैंपल बनाया था, उन सभी के आंकड़े हमें नहीं मिल पाए, तो सीधी ही बात है कि उसमें भी फिर हमारे जो निष्कर्ष हैं वो सही नहीं होंगे। फिर है प्रश्नावली के दुरुपयोग संबंधी, कि उत्तरदाता से कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वो उनके समझ में नहीं आते और वो उनका गलत अर्थ समझकर जो उत्तर देंगे वो गलती मिलेगा। उसके बाद अंक गणितीय, के जोड़ घटा गुणा के समय कुछ त्रुटियां हमसे हो जाए। उसके बाद है प्रतिदर्श पक्षपात की त्रुटि,
यह तब उत्पन्न होती है जब लक्षित जनसंख्या का एक भाग किसी अन्य कारणवश प्रतिदर्श चुनाव में शामिल नहीं हो पाए, यानी कि हमने प्रतिदर्श तो बनाया ठीक, उसके लिए विधि भी सही चुनी, लेकिन किसी कारणवश मान लो वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, वो शामिल ही नहीं हो पाया, ठीक है, या कोई और कारण था कि वो जनसंख्या को हम शामिल ही नहीं कर पाए, तब भी ये अप्रतिदर्श त्रुटि हो सकती है। इसके बाद है इस चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जनगणना विधि से अनुसंधान के लिए उपयुक्त है, किन अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है, किन अनुसंधानों के लिए, तो जिनका क्षेत्र सीमित हो। असीमित क्षेत्र के लिए जनगणना विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। निदर्शन के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? निदर्शन के आवश्यक तत्व क्या है कि एक तो जो सैंपल बनाया गया है वो प्रतिनिधित्व हो, यानी कि उस जनसंख्या की विशेषताओं का दर्पण हो, और एक वो स्वतंत्र हो, यानी कि ए और बी दोनों। अनिदर्शन त्रुटियां कौन सी हैं? अनिदर्शन मापन संबंधी, अनुत्तर और अंकगणितीय, उपरोक्त सभी। चौथा, सांख्यिकीय अनुसंधान की विधियां जनगणना प्रतिदर्श यानी कि दोनों, ये हमने की हैं। पांचवा, न्यायदर्श की विश्वसनीयता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? आकार पर भी करती है, कौन सी विधि अपनाई गई है, और प्रगणकों के प्रशिक्षण पर, यानी कि सभी। उसके बाद छठा, निदर्शन विधि का मुख्य गुण क्या है? समय की बचत, ये तो है ही है, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, और अशुद्ध निष्कर्ष, तो और बी और सी दोनों, तो इसका उत्तर यही आएगा, समय की बचत। उसके बाद सातवां है, जनगणना विधि का प्रमुख अवगुण विलंब बहुत लगता है, ठीक है ना, समय बहुत लगता है। अब विस्तृत सूचना तो इसका वो है, गुण है, ठीक है, अवगुण नहीं। आठवां, जनगणना विधि तथा प्रतिदर्श विधि का तुलनात्मक अध्ययन तो क्षेत्र पे भी किया जाता है। एक बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, एक छोटे क्षेत्र के लिए। शुद्धता, एक में शुद्धता ज़्यादा है, एक में शुद्धता कम है, एक में लागत ज़्यादा है, एक में लागत कम है, तो उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं पहले ही। लॉटरी विधि निकालने के लिए, लॉटरी निकालने के लिए कौन सी विधि यूज आती है? यादृच्छिक प्रतिदर्श, रैंडम सैंपलिंग। दूसरा, डैश विधि में अनुसंधान से संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई कहाँ आती है? जनगणना में। तीसरा, प्रतिदर्श विधि अपेक्षाकृत क्या है? कम खर्चीली है। चौथा, प्रतिदर्श का एक आवश्यक तत्व यह है कि समग्र की सभी इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर निर्भर करेंगी तो वो प्रतिदर्श उपयुक्त नहीं होगा। पांचवा, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के न्यायदर्श के रूप में चुने जाने के कौन से अवसर होते हैं? समान। छठा, डैश त्रुटियों का संबंध अध्ययन के लिए चुने गए निदर्शन की संख्या तथा प्रकृति से है, यानी कि सैंपल कैसा चुना गया है, कितना बड़ा चुना गया है, यानी कि प्रतिदर्श। सातवां, सहविचार निदर्शन से पक्षपात की संभावना अधिक होती है। आठवां, डैश विधि में समग्र की इकाइयों की विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है। कौन से में? अभियंश या कोटे में। उसके बाद सत्य असत्य। प्रतिदर्श किसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह होता है, तो इसका उत्तर क्या हुआ? सत्य। ठीक है, प्रतिदर्श किसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह है जो संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जनगणना विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिनका क्षेत्र सीमित हो, तो इसका उत्तर भी सत्य है। तीसरा, प्रतिदर्श विधि द्वारा एकत्रित की गई सूचनाएं अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय तथा शुद्ध होती हैं, असत्य। ठीक है ना, ये कम शुद्ध होती हैं जनगणना विधि के मुकाबले। चौथा, मिश्रित प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता संग्रह में से अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयां चुन लेता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये मिश्रित में नहीं है, इसका उत्तर भी क्या है? असत्य है। ठीक है, उसके बाद पांचवा, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि वहां उपयुक्त है जहां समग्र की इकाइयां समरूप होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है।
छठा, व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के रूप में चुने जाने के समान अवसर नहीं होता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सातवां, जनगणना विधि सर्वेक्षण की अधिक उपयुक्त विधि है क्योंकि इसमें लागत तथा समय कम लगता है। गलत बात, असत्य है, ज़्यादा लगता है इसमें। प्रतिदर्श विधि में पक्षपात की संभावना होती है, ये बात सत्य है, उसमें संभावना रहती है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है यहीं पर। इससे संबंधित जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लेना। धन्यवाद।